नमस्कार बच्चों। कल की तासिका में हमने भारत महिमा जयशंकर प्रसाद की लिखा यह जो पद्य है, इसके पहले 4 पदों का अध्ययन हमने किया था। आज की तासिका में हम जो शेष रह गए हैं उनका अध्ययन आज हम करने वाले हैं। तो चलो बच्चों, निकालो पन्ना नंबर 1, उसमें से 5वां पद मैं अब पढ़ रहा हूँ। पढ़ने के बाद जो कठिन शब्द आएंगे उसके अर्थ हर रोज की तरह मैं यहाँ लिखूंगा, उसके अर्थ आपको लिख कर लेना है। गोरी को गौरी लिखा है, विराम चिन्ह पढ़ाए थे ना मैंने। हाँ, यहाँ एक विराम चिन्ह आया है, कौन सा है, कौन बताएगा? हाँ, इकहरा अवतरण चिन्ह, ठीक है। गौरी नाम उपनाम दोनों को हम क्या करते हैं, किसी पुस्तक के नाम को हमने देखा था कि हम इकहरा अवतरण चिन्ह इस्तेमाल करते हैं। गौरी को दिया दया का दान, उंगलियां रखो। गौरी को दिया दया का दान, चीन को मिली धर्म की दृष्टि। इसका अर्थ मैं बता दूंगा, पहले उंगलियां रखो। मिला था स्वर्ण भूमि को रत्न, स्वर्ण भूमि, शील की सिंहल को भी सृष्टि। देखो, हमारे भारत देश पर जिसने आक्रमण किया था उसका नाम था मोहम्मद गौरी, यहाँ आया है। और जब उसने आक्रमण किया तो हमारे राजाओं ने जब उसको पराजित किया, तो पराजित होने के बाद यह प्रथा है कि उस राजा का सर कलम कर दिया जाता है। लेकिन हमारे भारत देश का गौरव इतना बड़ा है कि पराजित करने के बाद भी गौरी को दिया दया का दान, उसका सर कलम नहीं किया, उसे दया दिखाई। यह हमारी संस्कृति है। कवि कहता है उसे मोहम्मद गौरी को पराजित करने के बाद भी उसे दयापूर्वक क्षमा कर देना, ये भारत की संस्कृति ही कर सकती है। अन्य देश की कोई भी संस्कृति ऐसा करने नहीं देती। लेकिन भारत की संस्कृति का ये बड़ा गौरव है कि पराजित होने के बाद भी गौरी को दयापूर्वक क्षमा कर दिया गया, दयापूर्वक क्षमा कर दिया गया। आगे है, चीन को मिली धर्म की दृष्टि। हमारे देश से ही चीन को भी क्या हुआ है, धर्म की दृष्टि मिली है, ऐसा कवि बताते हैं। इसका मतलब क्या है, इसका थोड़ा सा इतिहास बताना पड़ेगा कि भारत के जो महान सम्राट थे अशोक ने क्या किया था। महान सम्राट अशोक जी ने, उन्होंने अपना पुत्र महेंद्र और पुत्री संघमित्रा को बौद्ध धर्म के प्रचार और प्रसार के लिए चीन को भेज दिया था। यानी चीन में जो अब बौद्ध धर्म हमें दिखाई देता है, उसकी शुरुआत अगर कहां से हुई है तो वो भारत से हुई है। क्योंकि भारत के महान सम्राट राजा अशोक ने अपना पुत्र महेंद्र और पुत्री संघमित्रा को चीन को भेज दिया था। किसके लिए? धर्म प्रसार के लिए, बौद्ध धर्म प्रसार के लिए। आज चीन, पूरा का पूरा चीन आपको बौद्ध धर्मीय मिलेगी। इसकी वजह क्या है? जो भारत के इतिहास में जो महान राजा हो गए थे, सम्राट अशोक, उन्होंने क्या किया था, अपने दोनों बच्चों को धर्म प्रचार के लिए, प्रसार के लिए चीन को भेज दिया था। यही भारत की महिमा है, यही सच्चे तौर पर भारत का गौरव है। आगे बताते हैं वो, इसलिए कहा गया है चीन को भी मिली धर्म की दृष्टि। धर्म कहां से, धर्म की शुरुआत कहां से हुई? भारत से। वो जाकर प्रसारित कहां हो गया? चीन को। इसलिए लेखक ने यहाँ लिखा है, कवि ने यहाँ लिखा है, चीन को मिली धर्म की दृष्टि। आगे लिखते हैं, मिला था स्वर्ण भूमि को रत्न। अब स्वर्ण यानी कि सोना, सोने की कौन सी भूमि कहते हैं हम? किस भूमि को सोने की भूमि कहते हैं? स्वर्ण भूमि। हमारे भारत देश के नजदीक ही, भारत के पूर्वोत्तर आग्नेय दिशा में जो एक देश है जिसका नाम है जावा, देश का नाम क्या है? जावा। जावा देश को हम क्या कहते हैं? स्वर्ण भूमि कहते हैं। तो कवि कहते हैं हमारी मिला था स्वर्ण भूमि को रत्न। कवि कहते हैं जावा, दोनों को मिलकर पढ़ते हैं, समझने में आसानी हो जाएगी। मिला था स्वर्ण भूमि को रत्न, शील की सिंहल को भी सृष्टि।
देखिए शील यानी कि पंचशील। यहाँ सिंहल शब्द आया है, सिंहल। सिंहल का भी नाम है, श्रीलंका को ही सिंहल कहा जाता है। श्रीलंका देश का दूसरा नाम सिंहल कहा जाता है। ठीक है, तो कवि यहाँ कहना चाहता है जावा और श्रीलंका के लोगों को पंचशील, शील यहाँ की, शील का अर्थ यहाँ क्या लेना है, पंचशील। पंचशील कौन से है? अहिंसा, अस्तेय, अपरिग्रह, सत्य और ब्रह्मचर्य। ये 5 शील जो है इनको कुल मिलाकर हम पंचशील कहते हैं। इसके सिद्धांत अगर किसी ने बताए हैं, किसी ने दिए हैं, तो भारत ने दिए हैं। इसलिए कवि कहते हैं मिला था स्वर्ण भूमि को रत्न, यानी जावा देश को एक रत्न मिला। कौन सा? शील का, पंचशील का। वो पंचशील कौन से है? मैंने अभी बताए, अहिंसा, अस्तेय, अपरिग्रह, सत्य और ब्रह्मचर्य। इन 5 शीलों का सिद्धांत अगर किसी ने दिया है तो वो मेरे भारत देश ने दिया है। यही सच्चे रूप से भारत की महिमा है। जयशंकर प्रसाद जी भारत की महिमा बताते हुए कहते हैं कि हमारे भारत देश में क्या क्या है। ठीक है, चलो आगे। किसी का हमने छीना नहीं, बहुत आसान अर्थ है। प्रकृति का रहा पालना यही, हमारी जन्मभूमि थी यही, कहीं से हम आए थे नहीं। हमारे जो पूर्वज थे ना, हमारा इतिहास अगर देखोगे, वो दूसरे 2 लोगों को भी बताना चाहते हैं कि भारतवासियों ने कभी किसी की भी संपत्ति या किसी का राज्य दूसरे देश में, किसी दूसरे देश में जाकर किसी की संपत्ति या किसी का राज्य छीनने की कोशिश नहीं की। हमें प्रकृति ने हर वस्तु, हमें हमारे भारत देश की जो प्रकृति है ना, इस प्रकृति ने हर वस्तु मुक्त हस्त से दी है। भरपूर मोठ्या प्रमाणात आपल्याला दिलेला आहे प्रकृतीनं, असं कवी इथं सांगत आहे। तो कवि कहते हैं प्रकृति की हमारे ऊपर बहुत बड़ी कृपा है। उसने जो भी दिया है भरपूर दिया है, बहुत ज्यादा दिया है। कवि कहते हैं भरपूर ज्यादा प्रकृति। समझ में आ रही है बात? नहीं? तो चलो और एक बात बता देता हूं। यहाँ की सस्य श्यामला भूमि, हिमाच्छादित गिरी, घाटियां, वादियां, हमेशा बहने वाली नदियां, झरने, फूल, फल, संसाधना से भरपूर पड़े हैं। अब तो समझ में आ गई? ये जो सारी बातें मैंने अभी बताई आप लोगों को, इनकी मात्रा जो है वो बहुत ज्यादा है। इसलिए कवि कहता है प्रकृति का रहा पालना यही। समझ में आ गई बात? अब तो जी संसाधन दिल्यात की नाही मुलांनो, ती भरपूर मोठ्या प्रमाणात दिलेली आहेत। हिमाच्छादित पर्वते असतील, असंख्य वाहणाऱ्या बारमाही वाहणाऱ्या नद्या असतील, फळं असतील, फुलं असतील, हे सगळी जी वैशिष्ट्ये मी सांगितली ही मोठ्या प्रमाणावर मिळाल्यामुळे कवी म्हणतोय प्रकृति का रहा पालना यही, हमारी जन्मभूमि थी यही, कहीं से हम आए नहीं, कहीं से हम आए थे नहीं। कभी दूसरे लोगों को, जो दूसरे देश के, पश्चिम देश के लोग हैं ना, वो बताते हैं कि भारत देश के लोग फलाना फलाना देश से यहाँ पर आकर रुके थे, आर्य लोगों से लेकर। तो कवि उनको समझाते हुए बताते हैं भारत की महिमा, भारत का गौरव बताते हुए वो कहते हैं कि कुछ विदेशियों का कहना है कि हम भारत देश से आए हैं, तो कवि कहते हैं हम इसी देश की संतानें हैं, हम बाहर से किसी स्थान से आकर यहाँ पर रुके नहीं है। अन्य विदेशी लोगों को संबोधित करते हुए ये वाक्य बताया है। इसमें कुछ कठिन शब्द नहीं है। चलो आगे। चरित थे पुत्र, चरित का मतलब है चरित्र। लिखो, कठिन लगता है तो लिखो। चरित, चरित का मतलब है चरित्र, चरित्रवान। आगे बताता हूं। चरित थे पुत, पुत का मतलब है पुत्र। पुत का मतलब क्या है? पुत्र। लिखो, बेटा, मुलगा। पुत का मतलब है पुत्र। कभी बताते थे चरित थे पुत, भुजा में शक्ति, हमारे भुजाओं में बहुत बड़ा बल है। नम्रता रही सदा संपन्न। यहाँ के सारे भारतवासियों के लोग इनके बारे में बता रहे हैं।
हृदय में गौरव में था गर्व, किसी को देख न सके विपन्न। विपन्न का मतलब है गरीब। विपन्न शब्द लिखो। विपन्न का मतलब क्या है? गरीब। मैं रुकता हूं, लिख कर ले लो। विपन्न का मतलब है गरीब। बहुत आसान अर्थ है इसका। हो गए? हाँ। कवि बताते हैं भारत के लोग हमेशा से ही चरित्रवान रहे हैं। चरित्रवान लोग हमेशा से ही है। भारत के इतिहास भी देखोगे तब से है। तो कवि बताते हैं हमारे भुजाओं में भरपूर शक्ति भी है। भारतीयों की वीरता में कभी कोई कमी नहीं आई है। साथ ही साथ नम्रता भी हमारा गुण है। सिर्फ हमारे भुजाओं में भी शक्ति नहीं है, बल्कि नम्र भी भारत के सारे लोग हैं। नम्रता भी यह गुण भारतवासियों का गुण है। यही बात कवि हमें समझाते हैं। वो आगे बताते हैं हृदय के गौरव में था गर्व, किसी को देख न सके विपन्न। हमने कभी अपनी उपलब्धियों पर घमंड नहीं किया। हमारे भारत देश में फलाना फलाना इतना ज्यादा है, भरपूर है, इसलिए कभी ताकत पर, खुद की ताकत पर भी घमंड नहीं किया है, ऐसे कवि बताते हैं। क्योंकि हमें अपनी सभ्यता और संस्कृति पर गर्व रहा है। हम घमंडी नहीं हैं, क्योंकि हमें हमारी सभ्यता और संस्कृति पर गर्व रहा है। वो आगे बताते हैं हम किसी को देख न सके विपन्न। इसका अर्थ क्या है? कवि बताते हैं हम कभी भी किसी को भी दुखी नहीं देख सकते। दीन दुखियों की सेवा करने के लिए हम भारतीय हमेशा तैयार रहते हैं। दीन दलितों की, दीन दुखियों की सेवा करने के लिए भारतीय लोग हमेशा से तैयार रहते हैं, क्योंकि दूसरों का दुख भारतीय लोग नहीं देख सकते। इसलिए कवि बताते हैं कि दीन दुखियों की सेवा करने के लिए हमेशा भारतवासी तत्पर रहते हैं, तैयार रहते हैं। कुछ कठिन लगता है इसमें? बहुत आसान है समझने में। हाँ? तो चलो आगे। हमारे संचय में था दान। संचय साठून के उन्हें इकट्ठा करना। हमारे संचय में था दान। अर्थ बाद में बताऊंगा, पहले पढ़ते हैं। अतिथि थे, अतिथि म्हणजे अतिथि देवो भव। आपल्याला पाहुणे म्हणतो आपण त्यांना। पाहुणे देवा समान आहे। अतिथि थे सदा हमारे देव, वचन में सत्य, हृदय में तेज, प्रतिज्ञा में रहती थी टेव। टेव एक कठिन शब्द है। टेव का मतलब है आदत। लिखो टेव, इसका अर्थ लिख लो। टेव का मतलब है आदत। लिख लिए? चलो इसका अर्थ देखते हैं। हमारे संचय में था दान। इसका अर्थ क्या है? कवि कहना चाहते हैं यदि हमने धन और संपत्ति का संचय किया है, धन और संपत्ति इकट्ठा की है, तो वो किस लिए की है? तो वो दान के लिए की है। दान देने के लिए संपत्ति का संचय करना आवश्यक होता है। तो कवि कहता है भारतीय लोग भी संचय करते हैं, लेकिन उनका उद्देश्य दान करना होता है। खुद के निजी इस्तेमाल के लिए वो ज्यादा रुपया नहीं खर्च करते, संचय नहीं करते। यही बात भारतीयों का गौरव बताया है, भारत की महिमा बताई है। संचय भी करते हैं तो किस लिए करते हैं? लोगों को दान देने के लिए, लोगों की भलाई करने के लिए। समझ में आ रही बात? तो आगे बताते हैं दानवीरता जो गुण है ना, ये भारतीयों का गुण रहा है। दानवीरता ये गुण भारतीयों का हमेशा रहा है। और आगे बताते हैं अतिथि थे सदा हमारे देव। हमारे देश में अतिथियों को देवों के समान माना है। भारत के लोग सत्य बोलना अपना धर्म समझते हैं। देखिए दो बातें मैंने बताई। कौन सी? पहली तो यह बताई कि भारत देश में अतिथियों का स्वागत बहुत नम्रता पूर्वक
किया जाता है। क्यों? क्योंकि अतिथियों को भगवान का दर्जा दिया गया है। अतिथियों को भगवान का दर्जा दिया गया है। वो आगे बताते हैं, किसी अतिथि थे सदा हमारे देव। आगे, वचन में सत्य, हृदय में तेज, प्रतिज्ञा में रहती थी टेव। भारत के लोग सत्य बोलना अपना धर्म समझते हैं। भारतीय लोग जो है ना, वो सत्यवादी हरिश्चंद्र की संतानें हैं। हरिश्चंद्र को क्या कहते हैं हम? सत्यवादी, हमेशा सच बोलते थे। इसलिए कवि कहते हैं ये जो सारे भारतीय लोग हैं ना, ये सारे भारतीय लोग सत्यवादी हरिश्चंद्र की संतानें हैं। आगे बताते हैं, हमारे हृदय में तेज था, हमारे हृदय में तेज था, गौरव था। हम सदा अपनी प्रतिज्ञा पर अटल रहते थे। यहाँ लिखा है ना, प्रतिज्ञा में रहती थी टेव। टेव का मतलब है आदत। इसका मतलब क्या है? अगर भारतीय लोगों ने किसी को किसी बात के लिए कोई वचन दे दिया, तो उस वचन के लिए वो अपना सर्वस्व भी निछावर कर देते थे। प्राण जाए पर वचन न जाए, यह मुहावरा कहां से आ गया? ये कहावत कहां से आ गई? प्राण जाए पर वचन न जाए। ये भारतीयों का गौरव ही है, भारत की महिमा ही है। जयशंकर प्रसाद जी ने हर एक बात के ऊपर प्रकाश डाला है, हर एक बात पर प्रकाश डाला है। आगे बताते हैं, अब थोड़ा ही रह गया, शेष रह गया, देखते हैं। वही है रक्त, वही है देश। कवि कहते हैं, आज भी हम भारतीयों की धमनियों में हमारे पूर्वजों का ही रक्त बहता है। वही है रक्त, वही है देश, वही साहस है, वैसा ही ज्ञान, वही है शांति, वही है शक्ति, वही हम दिव्य आर्य संतान, हम आर्यों की संतान है, दिव्य आर्यों की संतान है। कवि कहते हैं, इसका अर्थ देखते हैं, इसमें कुछ कठिन शब्द नहीं है, मैं पढ़ता हूँ, इसका अर्थ मैं बताना चाहता हूँ। आज भी हमारे भारत देश के लोगों की धमनियों में उन्हीं पूर्वजों का रक्त प्रवाहित हो रहा है। आज भी हमारा देश वैसा का वैसा ही है। आज भी हम भारतीय लोगों का साहस वैसा ही है जैसा पहले हुआ करता था। इतिहास कुछ बदल नहीं हुआ। वही हम दिव्य आर्य की संतान, हम उन्हीं आर्यों की। आर्य लोग इतिहास में आपने पढ़ा होगा कि आर्य लोग यहाँ आकर बसे हुए थे, ऐसा मानते हैं। और उन्हीं आर्यों की हम संतान हैं, हम कहीं से आए नहीं, वो पहले से ही यहाँ थे। तो कवि कहते हैं, आज भी हम पहले के समान शांति के ही पुजारी हैं, देशवासियों में वैसी ही शक्ति है, और हम उन्हीं आर्य लोगों की दिव्य संतानें हैं। यही इसका अर्थ है। अब जो अंतिम रह गया है, अंतिम दो पंक्तियां, यह मैं पढ़ता हूं और आज हम यहीं पर रुकेंगे। इसका अर्थ देखेंगे। आवृत्ति जो कृति पत्रिका पत्र आने वाले सवाल है, इसके बारे में हम कल चर्चा करेंगे। अंतिम दो पंक्तियां रही है, इसका अर्थ देखते हैं। जिए तो सदा इसी के लिए, हम सब जब तक जिए इसी देश के लिए जिए, यही अभिमान रहे, यह हर्ष, हमें इसकी सभ्यता और संस्कृति पर अभिमान है और हर्ष है कि इस भूमि पर हमारा जन्म हुआ है। हमारा आनंद झालेला है, हमको बहुत खुशी है कि ऐसे पवित्र देश में हमारा जन्म हुआ है। कितनी अच्छी बात जयशंकर जी बताते हैं। कौन सी? कि हम बहुत बड़े नसीबान हैं कि ऐसे पवित्र देश में हमारा जन्म हुआ है। ठीक है, वो कहते हैं यही हमारा प्यारा भारतवर्ष है, निछावर कर दे हम सर्वस्व, हमारा प्यारा भारतवर्ष। कवि कहते हैं यह हमारा प्यारा भारतवर्ष है, यदि कभी आवश्यकता पड़े
तो इसके लिए हम अपना सर्वस्व भी न्यौछावर कर सकते हैं। इस भारत भूमि की रक्षा के लिए हम अपनी जान तक दे सकते हैं, क्योंकि इतना गौरव हमारे भारत देश का है। इतना ही नहीं, वो खुद को बड़े नसीबवान समझते हैं। क्यों? क्योंकि ऐसे पवित्र देश में हमारा जन्म हुआ है। ठीक है, तो कभी हम क्या बताना चाहते हैं? करीब करीब हमने कल से आज तक 10 पदों का अध्ययन किया। अब जो 5 पदों का आज हमने अध्ययन किया, उसमें आपको एक बात का पता चल गया होगा कि इस भारत देश का गौरव कितना बड़ा है। पहले ही मैंने बताया था कि इस कविता में भारत देश के गौरवशाली अतीत का सजीव वर्णन, गौरवशाली भारत देश का सजीव वर्णन जयशंकर प्रसाद जी ने भारत की महिमा इस कविता में किया है। ठीक है, कवि का कहना है कि हमें अपने देश पर गर्व करना चाहिए, क्योंकि ऐसे पवित्र देश में हमारा जन्म हुआ है। क्यों नहीं करना चाहिए गर्व? ऐसी पवित्र भूमि है ही, हमारी संस्कृति ऐसी है ही, हमारी सभ्यता संस्कृति बहुत अच्छी है। अगर आप इतिहास गौर से पढ़ोगे तो आपको पता चल जाएगा कि पश्चिमी देशों में जो विदेशी लोग हैं ना, पश्चिमी कहते हैं हम उनको, पश्चिमी देश वाले, तो वो हमेशा अपने देश का गौरव बताते हैं। लेकिन सच्चे तौर पर अगर आप अध्ययन करोगे तो आपको एक बात का पता चल जाएगा कि सबसे पुरानी संस्कृति और गौरवशाली इतिहास अगर किसी देश का है तो वो मेरे प्यारे भारतवर्ष का है। ठीक है, कल आप लोगों को क्या करना है? अभी मैंने इसका अर्थ बता दिया 5 पदों का। आप लोगों को क्या करना है? अब घर में जाने के बाद जो शेष 5 पद रह गए थे, कल के तासिका में जो पद पढ़ाए थे उसका अर्थ आपने लिखा है, सबने लिखा है। तो आज आपको क्या करना है? इन पदों का भावार्थ लिखना है। बहुत ही आसान है, इसमें कुछ भी कठिन नहीं है। भारत देश का गौरव ही लिखा है। ठीक है, तो आज के लिए हम यहीं पर रुकते हैं। कल की तासिका में हम दूसरा पाठ जो लक्ष्मी नाम का है वो पढ़ेंगे। ठीक है, आज के लिए हम यहीं पर रुकते हैं। धन्यवाद।